वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन चल रही होगी। तो फिर आज के इस सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं अपने उन टॉपिक्स के ऊपर जिन पर लास्ट सेशन में हमारी बातचीत हुई थी। तो समीर, खुशी, मोएज, आर्यन, विभूति, काजल, बबलू, शरीफ, रिया, हर्ष, स्मृति, संजू, शिफा, सिमरन, नित्या, सूरज, विपुल, प्रिंस, प्रदीप, हिना, सैयद, पूजा, मुस्कान, गीतिका, अनुराग, सौम्या, you all have joined. I can see all of you. I can see all of you. So you all have joined me in this class. So सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने जो नोट मेकिंग का काम है उसे कंप्लीट कर लिया है? थोड़ा सा होमवर्क था आपके पास 6-7 स्लाइड्स का काम था जो आप लोगों को कर कर आना था। तो आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग वो काम करके आए हैं? तब मैं आपको बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगा ताकि आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएं जो हम लोगों ने वहां पर नोट डाउन किया था। मुझे बताइए, प्लीज टेल मी फास्ट। डन डन डन। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये काम कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग तो। ये हुई ना बात। यू ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड इट इज रियली अप्रिशिएटेड कि आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यार से, मेहनत से जो अपना काम है उसे कंप्लीट किया है। वेल डन, वेल डन। बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी लोगों ने वो काम बहुत अच्छी तरीके से और प्यार से कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि आपने वो काम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो अब हमें उस चीज को समझना है जो हमने लास्ट सेशन में देखी और जानी थी। कहानी रेनेसा के साथ शुरू होनी थी। रेनेसा, रेनेसा। तो फिर चूंकि आप लोगों ने सब वो बढ़िया से पढ़ और समझ लिया है तो अब मुझे बस आपको इसे एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करना है और समझाना है। आइए समझते हैं रेनेसा की कहानी क्या है। रेनेसा एक जो वर्ड है इसका मतलब होता है रीबर्थ या फिर रीअवेकनिंग। रेनेसा का जो टाइम फ्रेम है वो 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच का समय है, यानी कि सन 1600 तक का जो समय है वो आता है रेनेसा में। अब आपको इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे आप में से कई सारे बच्चा लोग मुझसे ये बोल सकते हैं कि सर ये बताइए ना कि किस तारीख को रेनेसा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किस तारीख को रेनेसा की शुरुआत हुई थी? और मैं बोलूंगा बेटा, हर चीज की कोई तारीख नहीं होती। हर चीज में आप तारीख नहीं पूछ सकते। आप कहेंगे सर हर चीज की कोई तारीख क्यों नहीं होती? आप बता दीजिए ना कि हाँ, सन 1326 में 7 नवंबर को सोमवार के दिन शाम को 7:30 और 38 पे रेनेसा की शुरुआत हुई थी। आप ऐसी कोई तारीख मुझे क्यों नहीं बता देते? आप ऐसे मोटा मोटा क्यों लिख रहे हैं कि 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच में रेनेसा की शुरुआत हुई? आप कोई तारीख क्यों नहीं बता रहे हैं? ठीक है, आप वही कहेंगे कि लेक्चर लेके जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो बेटा, कुछ चीजों की तारीख होती ही नहीं है। कुछ चीजों की तारीख क्यों नहीं होती, उस चीज का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि कुछ प्रोसेसेस, कुछ चीजें इतनी धीमी होती है ना कि उनका होना एग्जैक्ट टाइम फ्रेम का बता पाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे आपको एक दिन लगा कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया और वो आपको छोड़कर चली गई। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपकी गर्लफ्रेंड आपको किस दिन छोड़ के चली गई, तो आप क्या बताओगे कि सर सोमवार का दिन था, मेरा उसका झगड़ा हुआ और उसी झगड़े वाले दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। क्या बेटा ये सच बात है क्या कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको सोमवार के दिन ही छोड़कर गई थी? नहीं बेटा, आपकी हरकतें तो बहुत पहले से खराब थी और उसके छोड़ के जाने का जो प्रोसेस था ना वो बहुत धीमे 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 हुआ है। आपकी एक एक हरकत से वो परेशान हुई है। ठीक है, आप उसे 6 महीने से परेशान कर रहे थे। धीमे 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 उसका मन उकता गया,
फिर एक दिन उसने बोला, भैया हमारा तुम्हारा हो नहीं पाएगा, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको सोमवार के दिन छोड़कर गई है, वो आपको सोमवार के दिन छोड़ के नहीं गई है। उसके छोड़ के जाने का जो प्रोसेस था ना, वो बड़ा धीमे 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 हुआ है। बस आपको खबर नहीं लगा कि आखिर उसने कब से उसका जो मन है वो आपको लेके उकताना शुरू हो गया, और कब वो फिर एक झगड़ा ऐसा हुआ कि वो छोड़ के निकल गई आपको। तो कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा धीमे होती हैं, वो प्रोसेस इतना ज्यादा धीमा होता है कि उसके पॉइंट ऑफ टाइम को बता पाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैं आपको एक कुणाल कहते हैं कि सर पर्सनल क्यों हो रहे हैं, ठीक है बेटा, चलो आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। आपको पर्सनल एग्जाम्पल नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि नोट्स लिखकर आओगे तो बढ़िया कहानी सुनाऊंगा, तो देखो बढ़िया कहानी सुनाऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको एक और एकेडमिक एग्जांपल देता हूं। चलो आप लोगों को लग रहा है कि सर तो पर्सनल हो गए, और किसी किसी के तो मैंने पुराने जख्म भी कुरेद दिए हैं, अब वो बेचारा लेक्चर क्या ही पढ़ेगा, उसे तो किसी की याद आ रही होगी। खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको एक प्रोफेशनल एग्जांपल देता हूं जिसको आप थोड़ा समझ पाएं। जैसे मैं कहता हूं बेटा कि मैं एक बालू का ढेर इकट्ठा कर लेता हूं, ठीक है, मैंने एक बालू का ढेर इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया हीप ऑफ सैंड। ये क्या हो गया बेटा, हीप ऑफ सैंड। हीप ऑफ सैंड का मतलब है कि बालू का ढेर, बालू का ढेर। अब मान लो कि मैं खूब सारा बालू लेकर आया और मैंने उसको रख दिया इकट्ठा, और ये बन गया हीप ऑफ सैंड। अब मैं आपसे कहूंगा क्या कि बेटा इसमें से एक एक रेत का दाना आप निकालो। आप बोलोगे सर पगला गए हैं आप, हम काहे एक एक रेत का दाना जो है निकालें, क्या मजा आएगा इसमें, और एक एक रेत का दाना निकालेंगे तो ये कितने दिन में निकलेगा। मैं बोलूंगा बेटा चाहे जितने दिन में निकले, आप इसको निकालो, एक एक रेत का दाना निकालो। और अभी आप उसमें से, चलो आप बोलोगे कि सर आप हमारे मास्टर हैं और हम आपसे बड़ा प्यार भी करते हैं, तो आप कहते हैं तो फिर हम ये लेबर वर्क कर लेते हैं। तो आप उसमें से एक एक रेत का दाना निकालना शुरू करते हैं, और जब आप उस जो बालू का ढेर है उसमें से एक एक रेत का दाना निकालना शुरू करते हैं, तो थोड़े टाइम में वो थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़े टाइम में वो थोड़ा सा और कम हो जाता है, थोड़े टाइम में वो थोड़ा सा और कम हो जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो बहुत थोड़ा सा बच जाता है। और जब वो केवल इतना सा रेत रह जाएगा, तो मैं बोलूंगा बेटा अब ये बताओ कि क्या ये रेत का ढेर है। बोलोगे नहीं सर, रेत का ढेर होने के लिए थोड़ा सा मतलब ज्यादा रेत होनी चाहिए, अभी तो ये बहुत कम बचा है। इतने कम, इतना मतलब थोड़ा सा, इतना सा रेत बचा हुआ है या सैंड बचा हुआ है, तो इतने से सैंड को मैं रेत का ढेर कैसे कहूं, कैसे मैं इसको रेत का ढेर कहूं। मैं आपसे कहता हूं बेटा आप 2 हफ्ते से इसमें से रेत का एक एक दाना निकाल रहे हो, मुझे एक बात बताओ कि वो रेत का कौन सा दाना था जिसको निकालने से पहले ये रेत का ढेर था, और आपने जब उस दाने को निकाल दिया तो ये रेत का ढेर नहीं रह गया, ये एकदम सिंपल सा रेत बन गया, बालू बन गया। आप बता सकते हो कि वो रेत का कौन सा दाना था जिसके निकालने से पहले ये रेत का ढेर था, और जिसके निकालने के बाद ये रेत का ढेर नहीं रह गया। नहीं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। रेत का ढेर ना रह जाए उसके लिए कई सारे रेत के दानों का निकलना जरूरी है, और ये प्रोसेस इतना धीमे धीमे हुआ होगा कि आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो रेत का कौन सा दाना था जो इसको रेत का ढेर बनाता था, और वो कौन सा है जिसके निकल जाने के बाद ये नहीं रह गया। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। सिमिलरली हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स इतना धीमे धीमे होते हैं कि उनका स्पेसिफिक टाइम फ्रेम या डेट बता पाना पॉसिबल नहीं होता, और बिल्कुल ऐसा ही हिस्ट्री का एक इवेंट है जिसे कहा जाता है रेनेसा। रेनेसा को कहा जाता है हिस्ट्री का एक ऐसा इवेंट जो इतना धीमे धीमे हुआ कि इसे बता पाना पॉसिबल नहीं कि आखिर वो किस दिन हुआ था। अब रेनेसा का मतलब क्या है? रेनेसा का मतलब है रीबर्थ या रीअवेकनिंग। चलो आपकी सहूलियत के लिए एक वर्ड चुनता हूं, रीअवेकनिंग। रीअवेकनिंग का मतलब होता है फिर से जाग जाना, यानी कि सोते हुए इंसान का उठ जाना। सोते हुए इंसान का उठ जाना, इसे कहा गया रेनेसा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मेटाफोरिकल है। मेटाफोरिकल का मतलब यह है कि ये इसका रियल मीनिंग तो नहीं है, ये बस इसकी एक मीनिंग है जो सिंबॉलिकली इसके बारे में बता रही है। So it is just a symbolic meaning which is explaining the fundamental concept of Renaissance. It cannot be the complete word to explain this concept of Renaissance. All right, इसका मतलब होता है रीअवेकनिंग। इसका मतलब क्या है कि आप सो रहे थे, देन आप जाग गए। आपके सो जाने के बाद जो आपका जागना था उसे ही हमने कहा रेनेसा, पुनर्जागरण। आप सो कब रहे थे? आप ये सोने वाला टाइम फ्रेम का कौन सा था? अगर आप ये जान जाओ तो ये जागने वाला समझ आ जाएगा। बेटा 600 से 1400 सेंचुरी जो हम लोगों ने डार्क एज पढ़ा,
जो हमने पढ़ा 3 ऑर्डर्स का समय, जिस समय ना आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, ना लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, ना उस समय कोई भी और डेवलपमेंट हुआ। उस समय जब सोसाइटी में आर्ट, लिटरेचर, साइंस, फिलॉसफी, मैथ्स, लॉजिक, किसी भी चीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसे कहा गया कि इंसान सो रहा है। 6th सेंचुरी से 14th सेंचुरी का जो हिस्ट्री का समय है, 800 सालों का समय, उस 800 सालों के टाइम फ्रेम को कहा जाता है एक ऐसा टाइम फ्रेम जब इंसान सो रहा था। और फिर 14th सेंचुरी में उसकी नींद खुली। 14th सेंचुरी में जो उसकी नींद खुली है ना सोने से, उसे ही हमने रेनेसा कहा, यानी कि नींद से जाग जाना रेनेसा कहा गया। अब देखो, इतिहास में अगर आप 8 साल सो रहे थे ना, तो जागने में भी तो आपको लगेगा ना टाइम। तो ये 200 साल इंसान को जागने में लगा है। रेनेसा क्या है? ये इतिहास का 200 साल का एक ऐसा टाइम फ्रेम है जब इंसान सोने से जागा, और जब वो जागा तो उसे रेनेसा कहा गया। अब आप बताओ बेटा, जागने में वक्त लगता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता ना बेटा कि 6 बजे आपकी ऐसे नींद खुली टिमिक से और 6:01 पे आपने बैग उठाया, पीडब्ल्यू की क्लास है। ऐसा तो नहीं होता ना। पहले आप सोकर उठते हो तो आपको थोड़ी देर तो समझ ही नहीं आता, ठीक है, कि कहां है, सुबह है कि शाम है, अपने ही घर में है कि किसी और के घर में है। थोड़ी देर तक तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। थोड़ी देर के बाद दिमाग काम करता है, अच्छा धरती पर ही है, मंगल ग्रह पे नहीं है, चलो जब धरती पर ही है तो ब्रश कर लेते हैं। अब आप जाके ब्रश कर रहे हो, ब्रश करने के बाद आप चाय का जुगाड़ कर रहे हो कि चाय मिल जाती 1 कप, तो दिमाग थोड़ा हमारा खुल जाता। आपको बेटा जागते जागते 15 मिनट लग जाता है, ठीक है, 15 मिनट लग जाता है जागने में। आप अचानक से नहीं उठते हो। बिल्कुल वैसे ही जब यूरोप में इंसान 800 साल से सो रहा था, तो उसको जागने में भी 200 साल का समय लगा। हमने देखा ये एक इंटेलेक्चुअल मोमेंट था जब इंसान जागा और उसने नई नई चीजों को सोचना शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू कर दिया। तो उस डार्क एज के बाद इंसान के जागने को ही रेनेसा कहा गया। जब इंसान जागा तो उसने उन 800 सालों के सिस्टम को चैलेंज किया। वो प्रिस्टीन चैलेंज, प्रिस्टीन आइडियाज जो 800 सालों में चले आ रहे थे। फ्यूडल लॉर्ड बोल रहे थे तुम मेरे से पूछे बिना शादी नहीं करोगे। चर्च बोल रहा था तुम मेरे को टीथिस दोगे, मैं तुमसे जो है टैक्स वसूलूंगा। और तब लोगों का दिमाग काम किया, बोले भाई तुमसे क्यों पूछेंगे यार, मतलब शादी हमको करनी है, तुमसे काहे पूछेंगे। बोले तुमको टीथिस हम टैक्स काहे दे, तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तुम उस पर काम चलाओ ना, ठीक है, व्हाई यू आर आस्किंग मनी फ्रॉम अस, ठीक है। इस तरीके से लोगों ने पुराने आइडियाज को क्वेश्चन करना शुरू किया। लोगों ने चैलेंज किया फ्यूडल सिस्टम को, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लोगों ने चैलेंज किया डोमिनेंस ऑफ चर्च को, जो चर्च इतनी सारी एट्रोसिटीज करता था, उसको चैलेंज किया। और क्वेश्चन पूछे गए रिलीजन के ऊपर कि क्या भगवान सच में है। मैंने आपको बताया था कि 13th सेंचुरी में जब आया था बबोनिक प्लेग, और तब लोगों ने क्वेश्चंस रेज करने शुरू किए कि आखिर क्या है आइडिया ऑफ रिलीजन, क्या है रैशनैलिटी, ठीक है। फाइनली इसकी शुरुआत इटली नाम के एक देश से हुई। इटली के लोग सबसे पहले जागे और उसके बाद उन्होंने इस आइडिया को जर्मिनेट किया और पूरी दुनिया में फैला दिया। दैट वाज द आइडिया ऑफ रेनेसा। रेनेसा शुरू हुआ इटली से और धीमे 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 दुनिया के बाकी देशों में फैलने लगा। अब सवाल है कि आखिर ये रेनेसा इटली से ही क्यों शुरू हुआ। वाई फ्रॉम इटली, प्रिस्टीन का मतलब पुराना, ठीक है। ये इटली से ही क्यों शुरू हुआ, क्योंकि बेटा इटली नाम के देश में सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। वहां की इकोनॉमी सबसे पहले फ्लरिश हुई, वहां पर ट्रेड सबसे अच्छा हुआ। वहां पर जब ट्रेड हुआ तो वहां पर 2 बहुत ही बढ़िया सिटीज का डेवलपमेंट हुआ। एक थी सिटी ऑफ वेनिस और दूसरी थी सिटी ऑफ जिनोवा, ठीक है। सिटी ऑफ वेनिस एंड सिटी ऑफ जिनोवा। आप लोगों ने शेक्सपियर के एक प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में सुना होगा। ये उसी दौर का प्ले है, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड मर्चेंट्स ऑफ जिनोवा, ठीक है। तो चूंकि वहां पर पैसा आया, लोग थोड़े मॉडर्न हो गए, तो वहां पर सोसाइटी भी थोड़ी लिबरल हो गई। पुराने नियम कानून थोड़े से छोड़ दिए गए। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ऑटोमन एम्पायर काफी तेजी से ग्रो कर रहा था और उसने रोमन एम्पायर को खा लिया। रोमन एम्पायर का जो एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर मुसलमानों का कब्जा हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल एक क्रिश्चियन सिटी हुआ करती थी जहां पे ईसाइयों का दबदबा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन वहां पर अरब इन्वेजन हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल के शहर को तबाह कर दिया गया। कॉन्स्टेंटिनोपल के शहर में जब अरब आर्मी घुसी तो उसने वहां पर लोगों को चुन चुन कर मारा, और जो बच गए वो वहां से अपनी जान बचाकर भागे।
वो वहां से अपनी जान बचाकर भागे, और वहां से जब वो जान बचाकर भागे तो उन्होंने एक शहर में पनाह ली। वो शहर इटली का था। वहां से जो लोग भागे थे उसमें थे आर्टिस्ट, लिटरेचर राइटर्स, थिंकर्स, फिलोसोफर्स, जो भागकर इटली में रिफ्यूज लेते हैं। और जब वो इटली में रिफ्यूज देते हैं तो वो पुराने आइडियाज को फिर से इटली में रीजर्मिनेट करते हैं, एंड दैट इज द रीजन द रेनेसा वाज स्टार्टेड फ्रॉम इटली ओनली। ठीक है, रेनेसा की शुरुआत जो है इटली से होती है। तो आपने समझा कि रेनेसा की शुरुआत इटली से हुई। इटली से जो रेनेसा की शुरुआत हुई वो अपने साथ कुछ बहुत ही स्ट्राइकिंग आइडियाज लेकर आई। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये तो ठीक है, आपने बताया कि रेनेसा का जो बिगिनिंग पॉइंट है उसे स्पेसिफाई कर पाना पॉसिबल नहीं। चलिए आपकी बात हमने मान ली, आप बड़े अच्छे मास्टर लगते हैं, तो आप जो कह रहे हैं मान लेते हैं कि रेनेसा का कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, और ये जो है थोड़ा सा 200 सालों का समय है हिस्ट्री का। लेकिन आप ये तो बताइए कि रेनेसा में एग्जैक्टली हुआ क्या। आप बार बार ये बोल रहे हैं कि नए नए थॉट आए, नए नए थॉट आए। अरे ये तो बताइए कौन से नए नए थॉट आए, आखिर ऐसे कौन से थॉट्स थे, ऐसे कौन से नए आइडियाज थे जिन्होंने रेनेसा को रेनेसा बनाया। तो बेटा ये है रेनेसा के नए आइडियाज। सबसे पहले जो आइडिया आया उसको कहा गया ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म बेटा एक ह्यूमन वर्ड से बना हुआ है, ह्यूमन वर्ड से बना है ह्यूमनिज्म। और ह्यूमनिज्म का कोर आइडिया क्या कहता है? ह्यूमनिज्म का कोर आइडिया कहता है ह्यूमंस मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स। मतलब आप जो भी बात करें इंसानों के बारे में बात करें। इसके पहले क्या इंसानों के बारे में बात नहीं होती थी? क्या जो डार्क एज था उसमें इंसानों के बारे में बात नहीं होती थी? ह्यूमनिज्म में, ह्यूमनिज्म जब नहीं था तो इंसानों के बारे में बात नहीं होती थी। तो किसके बारे में बात होती थी बेटा? कुत्ते बिल्लियों के बारे में बात होती थी, घोड़ों के बारे में बात होती थी। आखिर जब इंसानों के बारे में बात नहीं होती थी तो किसके बारे में बात होती थी बेटा? गॉड के बारे में बात होती थी, भगवान के बारे में बात होती थी। हमेशा कहा जाता था भगवान ऊपर से बैठा देख रहा है, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है, और जो मैं बताऊंगा वही तुम्हें करना है। अगर तुमने नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं एक इंसान हूं, मैं क्या चाहता हूं मुझसे पूछ लो, मेरा क्या ओपिनियन है, मेरी क्या मर्जी है, सब कुछ भगवान बताएंगे कि मुझे क्या करना है। और भगवान की ओर से ये बता कौन रहा था? ये बता रहा था चर्च। भगवान की ओर से ये बता रहा था चर्च। भगवान की ओर से ये जो आइडियाज थे वो चर्च के द्वारा दिए जा रहे थे कि भगवान ये बोल रहे हैं, भगवान वो बोल रहे हैं। नाउ भगवान का ये जो आइडिया था, हमने उससे बाहर निकलकर इंसानों के बारे में सोचना और जानना शुरू किया। हमने चर्च के डोमिनेंस को काउंटर किया। भगवान नहीं, भगवान की नहीं, हमारे बारे में बात करो, इंसानों के बारे में बात करो, इंसानों के बारे में बात करो। तो ये आइडिया ह्यूमनिज्म का आया। फिर एक आइडिया आया रैशनलिज्म का। रैशनलिज्म बेटा एक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है रीजन। रैशनलिज्म जिस वर्ड से बना हुआ है वो है रीजन। रीजन वर्ड से बना हुआ है रैशनलिज्म। रीजन का मतलब क्या होता है बेटा? रीजन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। रीजन का मतलब होता है बच्चा अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की समझ, सही और गलत की समझ, राइट एंड रॉन्ग। बेटा हमें भी पता होता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। आप भले ही उस चीज को नजरअंदाज कर दें, लेकिन आपके पास भगवान ने अपना एक दिमाग दिया है और उस दिमाग से आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन कई बार हम उस सही और गलत को नजरअंदाज कर देते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अब आप यहां पर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास करने आए हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी का एक मास्टर काला कोट पहन के आपको क्लास पढ़ा रहा है और आप पूछ रहे हैं कि रिया कैसी हो तुम। और अगर आप पूछ रहे हैं कि रिया कैसी हो तुम, तो आपको नहीं पता है कि ये जो क्लास है ये रिया का हालचाल पूछने के लिए नहीं लगाई गई है। ये क्लास जो है वो इसलिए लगाई गई है ताकि आप वर्ल्ड हिस्ट्री समझ सकें। और जब आप ये पूछ रहे हैं कि रिया कैसी हो तुम, तो आप एक गलत काम कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं। आपका दिमाग ये जानता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी वही काम कर रहे हैं। तो आपका अपना दिमाग जिससे आप ये सोचें और समझें कि क्या सही है क्या गलत है, उस चीज को कहा जाता है रैशनलिज्म। किसी चीज को यूं ही नहीं मान लेना। अब आपके एक भैया थे, उन्होंने बोला था कि बेटा लाइव क्लास में जाना तो सब लोगों का हाल चाल पूछना, लड़की लड़कियों का हाल चाल पूछना, हो सकता है वहीं से कहीं सेटिंग हो जाए, तुम्हारा जीवन सुधर जाए। अब उन्होंने कह दिया और तुमने मान लिया, अब तुम यहां पे आके लोगों का हालचाल पूछ रहे हो। तो बेटा अपना दिमाग लगाओ ना, क्या ये बात सही है? नहीं है ना? क्या आपकी ये बुद्धि कहती है कि ये क्लास आप इसीलिए कर रहे हो? आपने पीडब्ल्यू को फीस रिया का हालचाल पूछने के लिए दिया था? आपने इसके लिए नहीं किया था ना? आपका अपना दिमाग भी कह रहा है ये गलत है। तो देखो बेटा,
देखो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हाँ जी बेटा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो बेटा राइट एंड रॉन्ग की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, राइट एंड रॉन्ग की जो अंडरस्टैंडिंग है, राइट एंड रॉन्ग की जो अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज द रैशनलिज्म, कि आप अपने दिमाग से ये समझिए कि क्या सही है क्या गलत है। और फिर आता है रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। बेटा आपको लगता होगा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ा है, अरे कुछ नहीं है भाई, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का झगड़ा कुछ नहीं है। असल झगड़ा तो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बीच हुआ है। 200 साल का वॉर ऑफ क्रूसेड लड़ा गया है, 200 साल का वॉर ऑफ क्रूसेड लड़ा गया है बेटा। तो वो एक आइडिया यहां पर इमर्ज हुआ कि देखो बेटा, हर रिलीजन में जो बेसिक बातें होती है ना, वो तो सेम ही होती हैं। हर रिलीजन की बेसिक बातें सेम होती हैं, हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, हर धर्म को सम्मान मिलना चाहिए। और फिर एक आइडिया आता है सेक्युलरिज्म का, कि भाई रिलीजन को यानी कि चर्च को स्टेट के मसले में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। स्टेट अपना काम करे, राजा अपना काम करें और रिलीजन अपना काम करे। ठीक है, तो ये तो देखो वो नए आइडियाज थे जो रेनेसा के टाइम फ्रेम में इमर्ज हुए। मुझे बताइए कि आपको समझ आया, मुझे बताइए कि आपको समझ आया। रैशनलिज्म एंड रैशनैलिटी इज इक्वल, रैशनलिज्म एक फिलॉसफी है बेटा, रैशनैलिटी तो जनरल सी बात है। यस सर, यस सर, क्रूसेड इज रिलीजियस वॉर, यस 200 साल चला था ये मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बीच में, 1000 टू 1200 एडी। बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि आप सभी लोगों को यह बात समझ आ गई, ठीक है, अब देखते हैं कि रेनेसा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या हुआ रेनेसा में। रेनेसा में जो नए आइडियाज आए वो तो हमने समझा। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है रिलीजन से कोई भी मसला नहीं है, कोई मतलब नहीं है रिलीजन का पॉलिटिक्स से। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन सेपरेट। नाउ डिक्लाइन ऑफ चर्च, इस समय में चर्च का जो भौकाल पहले 800 साल से चल रहा था वो भौकाल खत्म किया गया, चर्च की भौकाल खत्म। अगला फ्यूडल सिस्टम का ब्रेकडाउन, वो जो हायरार्की चल रही थी ना ड्यूक बैरन्स एंड नाइट्स की, उस हायरार्की को यहां पर तोड़ दिया गया। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब होता है बेटा जो है जो पूरी दुनिया में इक्वली एप्लीकेबल हो, समथिंग दैट इज इक्वली एप्लीकेबल इन एंटायर वर्ल्ड। अच्छा वर्ड मीनिंग भी बतानी पड़ेगी क्या बेटा, चलो लिख देता हूं। यूनिवर्सलिज्म का मतलब होता है इक्वली एप्लीकेबल इन एंटायर वर्ल्ड, समथिंग जो पूरी दुनिया में इक्वली एप्लीकेबल हो। और सेक्युलरिज्म का मतलब है रिलीजन एंड स्टेट या पॉलिटिक्स कह लो, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स मस्ट बी सेपरेट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। नाउ तो यूनिवर्सलिज्म का मतलब होता है कि कुछ कोई चीज ऐसी जो पूरी दुनिया पे इक्वली एप्लीकेबल हो उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, और रिलीजन और पॉलिटिक्स का अलग होना इसे सेक्युलरिज्म कहा जाता है। ठीक है, नाउ हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो चर्च का डिक्लाइन होता है बेटा, फ्यूडल सिस्टम का ब्रेकडाउन होता है, आर्ट की थीम बदल जाती है। गॉड पहले सेंटर में हुआ करते थे, मतलब भगवान और हेल और हेवन की पेंटिंग्स ज्यादा बनाई जाती थी। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है बदला और अब ह्यूमंस को पेंट किया जाने लगा। हम गॉड के इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग हुए, थोड़ा डिफर किए, तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड से बाहर निकले बेटा, और हमने इस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया। समझ गए बेटा, समझ गए। नाउ हैव अ लुक, हमने देखा कि प्रोमिनेंट पेंटर्स दाविंची, माइकलैंजेलो और राफेल जैसे पेंटर्स डेवलप हुए। बेटा आपके एनसीईआरटी वाला में कुछ और पेंटर्स एंड आर्टिस्ट के नाम भी हैं, इन जनरल वो आपके काम नहीं आएंगे, बट फिर भी आपका मन करे तो आप लिख सकते हो। मैंने 2-3 अच्छे लोगों का नाम यहां लिख दिया है, दाविंची का नाम लिख दिया, माइकलैंजेलो का नाम लिख दिया, राफेल का नाम लिख दिया। ठीक है, माइकलैंजेलो एंड राफेल का नाम लिख दिया। दाविंची बहुत ही फेमस जो है पेंटर रहे हैं। ठीक है, Da Vinci was very famous painter and these were the artists, जैसा कि मैंने कहा आपके, ठीक है, ठीक है,
कई सारे और पेंटर्स वगैरह के नाम वहां लिखे होंगे, देख लेना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की, आप लोगों ने नाम जरूर से सुना होगा मोनालिसा की पेंटिंग। तो मोनालिसा की पेंटिंग पेंट करने वाले दा विंची ही हैं। मोनालिसा पेंट करने वाले दा विंची ही हैं। ठीक है, ठीक है। और एक स्कल्पचर है बेटा जिसको डेविड का स्कल्पचर कहा जाता है। तो डेविड का स्कल्पचर बनाने वाले माइकल एंजेलो हैं। एक डेविड नाम की बहुत ही फेमस स्कल्पचर बनाया गया था। तो दा विंची ने मोनालिसा बनाई, माइकल एंजेलो ने डेविड का स्कल्पचर बनाया। ये बहुत ही फेमस आर्ट हैं जो इसी टाइम फ्रेम में डेवलप हुई। यहां पे लोकल यूरोपियन लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ लैटिन की जगह पे, क्योंकि लैटिन बेटा आम जनता की समझ आती नहीं थी। रिलीजन को स्टेट से सेपरेट किया गया। द प्रिंस नाम की किताब लिखी मैकियावेली नाम के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड फिलोसोफर ने। मैकियावेली बहुत ही कमाल के फिलोसोफर हुआ करते थे। उन्होंने द प्रिंस नाम की किताब लिखी और बताया कि प्रिंस यानी कि राजा को कैसे रहना चाहिए। हम देखते हैं कि रेनेसा की वजह से ही साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया और रिफॉर्मेशन भी हुआ। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड रिफॉर्मेशन ये दोनों यहां पर किसकी वजह से आता है बेटा? किसकी वजह से? रेनेसा की वजह से। जब रेनेसा शुरू होता है सर, ठीक है, जब रेनेसा की स्टार्टिंग होती है तो रेनेसा की इसी स्टार्टिंग में ये पूरा जो मसला है वो हमारे सामने आता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि रेनेसा की वजह से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी आया, रेनेसा की वजह से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया और रेनेसा की वजह से बेटा रिफॉर्मेशन भी आया। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड रिफॉर्मेशन दोनों रेनेसा की वजह से आया। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रिफॉर्मेशन और फिर बताता हूं साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा रिफॉर्मेशन और फिर मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। रिफॉर्मेशन एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ठीक है। रिफॉर्मेशन एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अरे बेटा थर्ड पॉइंट एकदम सिंपल है, पहले भगवान की पेंटिंग बनती थी फिर इंसानों की बनने लगी, बस हो गया। थर्ड पॉइंट में बस इतना ही है, क्योंकि हम लोग गॉड से ह्यूमनिज्म पर आ गए ना, ह्यूमनिज्म का पॉइंट है वो, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं बेटा रिफॉर्मिज्म के बारे में। रिफॉर्मिज्म के बारे में आपने जो कुछ भी यहां पर पढ़ा है इट इज ऑल गुड, आपने इसको लिखा है इट इज ऑल गुड। अब एक कहानी की तरह इसको सुनने की और समझने की कोशिश करो। बेटा चर्च 6th सेंचुरी एडी के बाद बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होने लगी। चर्च, जिसको रोमन कैथोलिक चर्च नाम से भी जाना जाता था। चर्च या फिर रोमन कैथोलिक चर्च, आप दोनों बुला सकते हो, चाहे चर्च बुला लो चाहे रोमन कैथोलिक चर्च बुला लो, यू कैन कॉल बोथ एट द सेम टाइम। रोमन कैथोलिक चर्च का आतंक शुरू हो गया था। रोमन कैथोलिक चर्च का जो आतंक था वो कैसा आतंक था? आप अपने घर में कुछ भी करवाइए, किसी इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक की सेरेमनी पर चर्च के जो प्रीस्ट थे वो भारी भरकम मोटा पैसा लेते थे। चर्च जो है वहां पर कोई भी पद अगर किसी को चाहिए तो उसको पैसा देना पड़ेगा। चर्च के पास यूरोपियन सोसाइटी की 10% जमीन हुआ करती थी, लेकिन चर्च के लोग 1 रुपए का टैक्स नहीं भरते थे। चर्च जो एजुकेशन देती थी वो लैटिन में देती थी और आम जनता को समझ नहीं आता था। यहां तक तो लोग चर्च की बातें बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन बाद में चर्च ने कुछ ऐसा किया जो बर्दाश्त के बाहर था। मैंने आप लोगों को कल बताया था चर्च का एक सिस्टम जिसे कहा जाता है, चर्च का एक सिस्टम जिसे कहा जाता है कन्फेशन। कन्फेशन, जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आपसे एक डॉगी को चोट लग गई तो आप एक पादरी के पास गए, फादर के पास, ठीक है, उसके बाद आपने उनसे कन्फेस किया कि मेरे से तो ऐसा ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा ऐसा हो गया। आप ऐसे बातें कर लेते हो ना, ऐसे ऐसे बातें आप कर लेते हो। अब ऐसा ही देखो कन्फेशन का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो कि एक पर्सन है ए जिन्होंने चोरी कर ली। पर्सन ए बेटा चोर निकल गए। अब भैया चोर तो कोई भी निकल सकता है, पर्सन ए चोर निकल गए। अब पर्सन ए ने कर ली चोरी और वो गए फादर के पास चर्च में कन्फेशन करने। उन्होंने बोला फादर मैंने चोरी कर ली, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा।
बोले तुमको सच में बुरा लग रहा? बोले बहुत बुरा लग रहा, बड़ा गिल्टी फीलिंग आ रही मेरे को, मेरे से चोरी कर ली। बोले कोई बात नहीं है बेटा, जिंदगी में कई बार जरूरतें पड़ जाती हैं, लोग चोरी कर लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हें पछतावा है तो भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। बोला सच में भगवान माफ कर देंगे? क्राइस्ट मेरे को माफ कर देंगे? बोले हाँ, क्राइस्ट तुमको माफ कर देंगे बेटा, तुम क्राइस्ट के बच्चे हो, तुम गॉड के बेटे हो, तो गॉड तुमको माफ कर देंगे। बोला पक्का माफ कर देंगे? बोले एकदम माफ कर देंगे। बोले लिख के दो। बोले बेटा कि इसमें लिख के देने वाली क्या बात है, मतलब मैं कह रहा हूं ना भगवान माफ कर देंगे। बोले आपको कैसे पता भगवान माफ कर देंगे? उन्होंने बोला कि भगवान से मेरी बातचीत है, भगवान से हमारी बातचीत है, भगवान माफ कर देंगे, टेंशन मत लो। बोले लिख के दो ना, लिख के दो, भगवान ने तुमको माफ कर दिया, आप तो भगवान के एजेंट हो, आपकी तो भगवान से बातचीत है, तो लिख के देने में क्या है, लिख के दे दो कि भगवान ने माफ कर दिया, मैं मान लूंगा। पादरी ने शायद जान छुड़ाने के लिए लिख के दे दिया होगा कि जाओ तुम्हें चोरी के इस अपराध में भगवान ने माफ किया। और उसको बड़े मजे आ गए, अरे वाह भगवान ने लिख के दे दिया, अब तो माफी मिल गई। अब वो चला गया ये मान के कि भगवान ने माफ कर दिया क्योंकि पादरी ने लिख के दे दिया। अभी 3 दिन के बाद उसको राजा के सैनिकों ने पकड़ा चोरी के आरोप में। अब चोरी के आरोप में वो राजा के सैनिकों के साथ पकड़ा गया और वो गया राजा के पास। राजा ने बोला कि भाई इसको सजा मिलेगी 5 साल की कैद, क्योंकि इसने करी चोरी। और जब उसने बोला कि तुमको चोरी का आरोप लगा है और तुमको मिलेगी 5 साल की सजा, वो बोला अरे तुम कौन होते हो सजा देने वाले? बोले मैं राजा हूं, मैं सजा क्यों नहीं दूंगा? तुम भगवान के ऊपर हो। वो तुम राजा हो ठीक है, तुम भगवान के भी ऊपर हो। बोले क्या मतलब? बोले हमको तो भगवान ने माफ कर दिया। बोले भगवान ने तुमको कैसे माफ कर दिया? बोले पादरी ने लिख के दिया कि भगवान ने माफ किया, और जब भगवान ने माफ कर दिया तो तुम कौन होते हो सजा देने वाले? अब राजा बड़े सोच में पड़ गया कि भाई अब मैं इसको सजा कैसे दूं, पादरी ने लिख के दे दिया। उस समय बेटा इतने ज्यादा दबदबा चर्च का इतना ज्यादा था, चर्च को लोग इतना मानते थे कि चर्च के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। ठीक है, ठीक है, तो चर्च इतना दबदबा रखता था ना कि चर्च के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था। अगर आप चर्च के खिलाफ बोल दो ना तो चर्च जान से मार देती थी, चर्च इतनी ताकतवर थी। अब राजा सोच में पड़ गया कि भाई पादरी ने लिख के दे दिया, अगर अब मैं सजा दे दूं तो चर्च नाराज हो जाएगा मेरे से, और चर्च नाराज हो जाएगा तो चर्च मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू कर देगा, जनता को मेरे खिलाफ भड़का देगा, हमारी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। अब चर्च का इतना ताकतवर दबदबा था कि पादरी ने लिख के दे दिया तो राजा ने बोला भाई छोड़ो यार इसको, जब पादरी ने लिख के दे दिया तो छोड़ो इसको, जाने। राजा ने उसको छोड़ दिया। खबर फैल गई कि अगर पादरी लिख के दे दे तो राजा सजा नहीं देता। अब सारे पहुंच जाते पादरी के पास कि पादरी हमको भी लिख के दे दो ना, हमको भी लिख के दे दो, भगवान ने माफ कर दिया तो मजे आ जाए, हमको प्लीज लिख के दे दो। अब पादरी भी जान छुड़ाने के लिए लिख के देने लगा, और जब पादरी लिख के दे देता था तो इनको मिल जाते थे, इनका मिल जाता था जो है एक अथॉरिटी लेटर कि भाई हमको अब राजा सजा नहीं दे सकते, हम तो लॉ के ऊपर हो गए। अब थोड़े समय के बाद चर्च को यह लगने लगा कि भाई साहब ये हमसे लिखवा के लेके जा रहे हैं, इनको सजा नहीं मिल रही, हमको क्या मिल रहा, हमको क्या मिल रहा। तो अब एक आदमी गया, बोला फादर हमको भी लिख के दे दो ना, हमने भी चोरी करी। बोले पैसा निकालो, पैसा निकालो, लिख के देते हैं तुमको। मतलब हमारा भी मोहब्बत दोनों तरफ से ना, एक तरफ से मोहब्बत कैसे, हम तुमको लिख के दे रहे हैं तो तुम जो है हमको दो ना, हमको तुम भी दो, पैसा दो। उसके पास कुछ पैसे थे, चोरी करके आया था, एक हिस्सा उसने पादरी को दे दिया, पादरी लिख के दे दिया। अब हो क्या गया कि चर्च ने पैसा लेके लिख कर देना शुरू कर दिया। लोग इतना ज्यादा लिखवाने के लिए आने लग गए उसके बाद कि चर्च ने तो लेटर पैड छपवा लिया। खैर प्रिंटिंग मशीन तब नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने लेटर पैड बनवा लिया, और जो लेटर्स चर्च की ओर से यहां पर पास किए जाने लगे उन लेटर्स को कहा गया लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस। लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस को आप हिंदी में माफीनामा कह सकते हो, जो चर्च जारी किया करता था किसी भी अपराध में। और जब भी चर्च अपनी ओर से किसी इंसान को माफीनामा जारी कर देता था तो ऐसे केस में कभी भी राजा उसे पनिश नहीं कर सकता था, किंग उसे पनिश नहीं कर सकता था। अगर माफीनामा मिल गया तो बेटा समझना बात को, माफीनामा मिल गया नो पनिशमेंट। मजे आ गए, मजे आ गए। अब क्या हुआ कि पहले तो चर्च छोटे छोटे आरोपों में, छोटे छोटे जो पेटी क्राइम्स होते थे उसमें माफीनामा यानी कि लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस दिया करता था। बाद में इन्होंने बड़ी बड़ी जो क्राइम्स थे ना उसमें लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस देना शुरू कर दिया, जैसे मर्डर्स, रॉबरी, लूटिंग। मर्डर्स, रॉबरी और लूटिंग जैसे क्राइम्स में भी चर्च की ओर से माफीनामे जारी होने लगे, और तब लोगों की चिंता बढ़ने लगी। मतलब चर्च ये क्या बवाल कर रहा है, चर्च भला ऐसे कैसे कर सकता है। अब जिसके पास पैसा था वो तो जाकर लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस ले रहे थे, जिसके पास नहीं था उन्होंने जाना बंद कर दिया कि भाई हम जाएंगे नहीं, हम जाते हैं तो चर्च पैसा मांगता है।
चर्च ने नियम जारी कर दिया कि साल में एक बार सब लोग माफी जो है लेंगे, सब लोग जाके माफी लेंगे, जाकर कन्फेशन करेंगे और चर्च को पैसा देंगे। चर्च का तो भाई एक एक दिन बवाल बढ़ता जा रहा है, चर्च का नाटक बढ़ता चला जा रहा है, चर्च का नाटक बढ़ता चला जा रहा है बेटा, बवाल बढ़ता चला जा रहा है चर्च का। हद तो तब हो गई जब चर्च ने ये लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस एडवांस में जारी करने शुरू कर दिए। एडवांस का क्या मतलब है बेटा? मेरे पास 2 मर्डर करने का लेटर ऑफ इंटेलिजेंस है, 2 मर्डर्स का माफीनामा है, मैंने चर्च से लिया है, और वो मर्डर्स मैंने अभी किए भी नहीं है। तो तुम सावधान रहना, ये जो चैट बॉक्स में फालतू की बात करते हो ना, मैं किसी को भी गोली मार सकता हूं, और 2 को तो मैं ऑन द स्पॉट गोली मार दूंगा। ये जो फालतू बात एक दूसरे का हालचाल करते हैं ना चैट बॉक्स में, मैं उनको तुरंत गोली मार दूंगा। और 2 मर्डर्स का माफीनामा मैंने एडवांस में लिया हुआ है, मतलब अगर मैं तुम 2 लोगों को गोली मार दूं तो मेरे को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि माफीनामा तो एडवांस में लेके रखा है, कोई सजा नहीं, कोई सजा नहीं। ये आतंक है भाई, ये ऑरा है, ये भौकाल है चर्च का। चर्च की भौकाल के सामने आज आप लोग बोलते हो ना कि अमेरिका क्या बोलता था, तब बोलते थे चर्च क्या बोलता था। चर्च के सामने कोई बोल सकता है क्या, ये वाली बात चलती थी, ठीक है। चर्च के सामने कोई बोल सकता है क्या, वो वाली बात चलती थी। तो भाई गजब का आतंक था चर्च का। चर्च के इस आतंक के सामने एक इंसान ने आवाज उठाई, उस इंसान का नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि चर्च इतना पावरफुल था कि चर्च अगर कुछ बोल रहा है और आप चर्च के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो चर्च ऐसे एक लकड़ी पर बांधकर जिंदा जला देती थी, माचिस मार देती थी। चर्च का वो आतंक था उस समय मेडवेल यूरोप में। चर्च के सामने कोई नहीं बोल सकता था, चर्च के सामने कोई बोल नहीं सकता था, इतना आतंक था बेटा चर्च का। और चर्च ने ना जाने कितने साइंटिस्ट को या तो घरों में पूरी जिंदगी जेल में डाल दिया, या फिर चर्च लोगों को जिंदा जलाकर मार देती थी। बेटा एक छोटा सा बच्चा था बेटा, उस बच्चे का नाम था मार्टिन लूथर। गरीब नहीं था, एक छोटा सा गरीब बच्चा था, ना, एक छोटा सा अमीर बच्चा था। अमीर बच्चा, वो अमीर बच्चा स्कूल जाता था घोड़े से। पिता का सपना था बच्चा बड़ा होगा, मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगा। बच्चा जो है घोड़े से गया था स्कूल और घोड़े से वापस लौट रहा था, एक बर्फीले तूफान में फंस गया। बेटा यूरोप का बर्फीला तूफान बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि आइस के क्रिस्टल्स हवा में तैरते हैं और वो आपका गला रेत के निकल जाएंगे। मतलब बर्फीले तूफानों में जिंदा बच पाना बड़ा मुश्किल होता है, आप मारे जाएंगे। मार्टिन लूथर नाम का यह बच्चा जब उस बर्फीले तूफान में बचा तो एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गया और भगवान से प्रे करने लगा कि हे भगवान प्लीज मुझे बचा लो, हे भगवान प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इस बर्फीले तूफान से बचा लो। अगर आपने मुझे इस बर्फीले तूफान से बचा लिया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दूंगा। वो चट्टान के पीछे दुबक कर बैठा रहा। थोड़े समय के बाद वो बर्फीला तूफान चला गया और वो बच्चा जिंदा बच गया। उसने अपना घोड़ा पकड़ा और वो अपने घर पर पहुंचा। उसने अपने फादर को यह बात बताई कि पिताजी मैंने तो अपनी जिंदगी भगवान के नाम कर दी है और अब तो मुझे चर्च ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ये जिंदगी अब भगवान की दी हुई है, नहीं तो उस खतरनाक बर्फीले तूफान में भला कौन बच सकता था। फादर बड़े डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनका बच्चा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन वो तो चर्च का पादरी बनना चाहता था। मार्टिन लूथर जाके चर्च ज्वाइन कर लेते हैं और जब वो चर्च ज्वाइन करते हैं तब उन्हें चर्च का असली चेहरा दिखता है। एक प्रीस्ट के तौर पर उन्होंने देखा कि चर्च में कितना ज्यादा करप्शन है और चर्च में कितनी ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं।
इस चीज से बेटा वो बड़े परेशान हो गए उन चीजों से। उन्होंने बेटा एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने चर्च से 95 क्वेश्चंस पूछे। उनके पास चर्च के लिए 95 क्वेश्चंस थे और उन्होंने इसीलिए अपनी किताब का नाम रखा 95 थीसिस। 95 थीसिस में बेटा यहां पर 95 क्वेश्चंस पूछे गए थे चर्च से। चर्च ने शुरुआत में उनके सवालों को नजरअंदाज किया। मार्टिन लूथर बिलोंग करते थे जर्मनी से। जर्मनी के विटनबर्ग में एक चर्च हुआ करती थी। एंड दैट वाज कासल चर्च। वो कासल चर्च के दरवाजे पर जाते हैं और अपनी किताब 95 थीसिस को रखकर एक हथौड़ी लेकर उसे कील से गाड़ देते हैं और कहते हैं यह है मेरी किताब और यह है मेरे सवाल चर्च के लिए। चर्च मेरे इन सवालों का जवाब दे कि वो जनता को क्यों सताती है, भगवान के नाम पर लोगों को क्यों लूटा जाता है। ऐसे बड़े ही गंभीर, बड़े ही सीरियस क्वेश्चंस थे जो मार्टिन लूथर ने चर्च से पूछे थे। उन्होंने आरोप लगा दिया रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के ऊपर कि जो करप्शन होता है उसका एक हिस्सा पोप भी खाते हैं। और यह बात पहुंच गई पोप के पास कि जर्मनी में कैसल चर्च में एक प्रीस्ट है जो कहता है कि पोप करप्ट है, पोप पैसा खाते हैं। और जब इस बात की खबर उनको लगी तो उन्होंने बोला कि केस चलाया जाएगा मार्टिन लूथर के ऊपर। मार्टिन लूथर ये साबित करें कि वो सही है, नहीं तो उन्हें सजा दी जाएगी। पोप के ऊपर आरोप लगाने का मतलब था जान से मार दिया जाना। 31 अक्टूबर इज द डेट टुडे। आज ही के दिन मार्टिन लूथर ने कासल चर्च के दरवाजे पर 95 थीसिस नाम की किताब को नेल किया था, यानी कि गाड़ दिया था। पोप क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा ओहदा होता है, सबसे बड़े रिलीजन के मालिक। पोप्स के सब नीचे होते हैं। पॉप नहीं है बेटा, पॉप लिख रहे हो सारे, POPE पोप, POPE पोप। क्रिश्चियनिटी में जो रोमन कैथोलिक चर्च जो रोम में थी वो सबसे बड़ा चर्च था और उस चर्च का सबसे बड़ा प्रीस्ट पोप कहा जाता था। पोप मतलब तोप बेटा, तोप से बड़ा कुछ होता है क्या? पोप मतलब तोप मतलब खतरनाक, सबसे बड़ा, ठीक है। तो कैथोलिक चर्च में जो रोम में, यानी कि इटली के रोम में जो चर्च थी वो सबसे बड़ी चर्च थी और उस सबसे बड़ी चर्च का जो सबसे बड़ा मालिक था वो पोप था। पोप सबसे बड़े रिलीजियस प्रीस्ट होते थे और सब उनके नीचे हुआ करते थे। खबर लगी तो मार्टिन लूथर को बुलाया गया। मार्टिन लूथर को कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल पूछे जाने लगे और मार्टिन लूथर बैक टू बैक आंसर कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पोप जो हैं वो सजा दे नहीं पाएंगे मार्टिन लूथर को, क्योंकि मार्टिन लूथर बैक टू बैक आंसर कर रहे थे और जितने पादरी उनसे सवाल करते थे वो सबकी बोलती बंद कर दे रहे थे। और उनको लग रहा था कि अब तो वो रोमन कैथोलिक चर्च को सुधार के ही मानेंगे, वो रोमन कैथोलिक चर्च को सुधार कर ही मानेंगे। ये बात एकदम तय हो चुकी थी। एक दिन उनका जो केस चल रहा था उसमें उन्होंने बड़े खतरनाक आर्गुमेंट दिए थे और लग रहा था कि मार्टिन लूथर ही केस जीतेंगे और पोप ये केस हार जाएंगे, क्योंकि मार्टिन लूथर के आर्गुमेंट बड़े तगड़े थे। वो अपने कमरे में जाकर आराम से लेट जाते हैं, ये सोचते हुए कि आज उन्होंने बहुत अच्छे आर्गुमेंट दिए हैं, शायद रोमन कैथोलिक चर्च सुधर जाए। और तभी एक पादरी उनका दरवाजा खटखटाते हैं। मार्टिन लूथर कहते हैं कौन है? वो कहते हैं कि मैं पादरी हूं। वो कहते हैं आ जाइए और वो उठकर बैठ जाते हैं। ये पादरी वही थे जो उनसे केस में सवाल जवाब कर रहे थे। उन्होंने कमरे में घुसते ही कुछ ऐसा बोला जिससे मार्टिन लूथर एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा कल आपको जिंदा जला दिया जाएगा। मार्टिन लूथर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं केस जीत रहा हूं।
मुझे जिंदा कैसे जला दिया जाएगा? उन पादरी ने कहा, यह सब सिर्फ ड्रामा है, ये केस, ये सिर्फ ड्रामा है, दिखावा है, सिर्फ आम जनता को दिखाने के लिए कि पोप ने पहले केस चलाया और यह साबित किया कि मार्टिन लूथर गलत हैं, तब उन्हें सजा दी गई। आपके आर्गुमेंट्स कितने भी अच्छे हों, यहां रोमन कैथोलिक चर्च को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप भले आदमी लगते हैं और मुझे लगता है कि आप जो भी कह रहे हैं वो सही है, तो आप चुपचाप यहां से भाग जाइए, एल्स यू विल बी बर्न्ड अलाइव टुमारो। प्लानिंग हो चुकी है। मार्टिन लूथर ने उस दिन होप छोड़ दी। मार्टिन लूथर ने उस दिन होप छोड़ दी। मार्टिन लूथर उसी रात निकलकर वहां से भाग आए। मार्टिन लूथर सीधा जर्मनी पहुंचे अपनी जान बचाते हुए, और उनके मन में बस एक बात बस गई थी कि वो रोमन कैथोलिक चर्च को नहीं सुधार पाएंगे। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को सुधारने का हर वो एफर्ट किया जो वो कर सकते थे, और अब यह तय हो चुका था कि रोमन कैथोलिक चर्च नहीं सुधरेगी। अब क्या करें मार्टिन लूथर, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च तो नहीं सुधरने वाली थी। मार्टिन लूथर के पास एक नया आइडिया था। मार्टिन लूथर ने कहा कि अगर रोमन कैथोलिक चर्च नहीं सुधरेगी तो हम एक नई चर्च बनाएंगे जो रोमन कैथोलिक चर्च से एकदम अलग होगी, और उसे हर वो राजा, हर वो इंसान ज्वाइन कर सकता है जो रोमन कैथोलिक चर्च से परेशान है। उन्होंने अपने सारे फॉलोअर्स को बुलाया, बोला हम एक नई चर्च बनाने जा रहे हैं, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च नहीं सुधरेगी, यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। हम बनाएंगे एक नई चर्च, हम एक नई चर्च बनाने वाले हैं, हम एक नई चर्च बनाएंगे। उनके फॉलोअर्स ने बोला कि मार्टिन लूथर हम एक नई चर्च बनाएंगे, लेकिन हम उसका नाम क्या रखेंगे? मार्टिन लूथर ने कहा कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट रोमन कैथोलिक चर्च, तो हमारी चर्च का नाम होगा प्रोटेस्टेंट चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च ने जो एट्रोसिटीज करी हुई थी उसे काउंटर करने के लिए मार्टिन लूथर ने जो चर्च बनाई उसे प्रोटेस्टेंट चर्च कहा गया, क्योंकि यह रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था। पहली प्रोटेस्टेंट चर्च जर्मनी में बनाई गई जहां वो खुद रहते थे, और उन्होंने उन सभी लोगों को कहा कि जो कोई भी रोमन कैथोलिक चर्च की एट्रोसिटीज से परेशान है वो अपनी संडे प्रेयर के लिए रोमन कैथोलिक चर्च में जाना बंद कर दे। वो आ सकते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च में, जहां कोई करप्शन नहीं होगा, जहां पे प्रीस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, केवल गॉड ही इंपॉर्टेंट होंगे, केवल गॉड इंपॉर्टेंट होंगे। जल्दी ही जर्मनी के राजा ने भी, जो कि बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे कैथोलिक चर्च से, उसको ज्वाइन कर लिया। जब कई सारे और देशों को खबर लगी कि ओके, मार्टिन लूथर नाम के इंसान ने एक नई चर्च बनाई है जो रोमन कैथोलिक चर्च से अलग है, और वहां पोप और प्रीस्ट का कोई दबदबा नहीं है, यूरोप के कई सारे राजा रोमन कैथोलिक चर्च के आतंक से परेशान थे। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को छोड़कर अब प्रोटेस्टेंट चर्च को मानना शुरू कर दिया। जल्दी ही यह प्रोटेस्टेंट चर्च दुनिया के कई सारे देशों में फैलने लगी, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने और वहां के राजाओं ने प्रोटेस्टेंट चर्च को फॉलो करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्टेंट चर्च को फॉलो करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्टेंट चर्च दिन ब दिन पॉपुलर होने लगी और कैथोलिक चर्च वाले घबराने लगे। उन्हें लगा ये तो इंसान बवाल है, हमें इसे उसी दिन पकड़कर मार देना चाहिए था, हमने इसे जिंदा छोड़ दिया और इसने हमारे सामने एक दूसरी चर्च खड़ी कर दी। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रिलीजियस रिवोल्यूशन माना गया, जहां पे एक चर्च के खिलाफ दूसरा चर्च खोल दिया गया। इसके बाद काउंटर रिफॉर्मेशन शुरू किया गया। जिस तरीके से प्रोटेस्टेंट चर्च फैलने लगा, कैथोलिक चर्च वालों को टेंशन हो गई। उन्होंने भी दुनिया में जगह जगह अपने मिशन भेजने शुरू किए कि हम लोग भी चर्च खोलेंगे, हम लोग भी चर्च खोलेंगे, ठीक है, हम लोग भी नई चर्च जो अपनी जो है स्प्रेड आउट करेंगे। तो कैथोलिक चर्च वालों ने इंडिया, चाइना, अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह अपनी चर्चेस को स्प्रेड आउट करना शुरू किया, और यूरोप के कई सारे राजा प्रोटेस्टेंट चर्च में आ गए। और यहां पर एक थ्योरी इवॉल्व हुई जिसको थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड कहा गया, दो तलवारों का सिद्धांत। इसको मैं एडवांस क्लासेस में बताऊंगा, अभी के लिए इसको ड्रॉप कर दो, छोड़। थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड क्या थी, जस्ट लीव इट हियर। मार्टिन लूथर ने सब कुछ बदल दिया और अब
कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट सामने सामने थे, इनके बीच एक ब्लडी वॉर भी हुआ जिसे 30 ईयर वॉर कहा गया। तो इनके बीच की लड़ाई आगे चलती रही, उस बारे में फिर कभी चर्चा होनी होगी तो होगी, लेकिन अब तो मसला है साइंटिफिक रेवोल्यूशन का। बताइए, क्या आपको रिफॉर्मेशन समझ में आया? टेल मी, कुड यू अंडरस्टैंड दिस रिफॉर्मेशन? बताओ फटाफट। यस सर। ठीक है, अब आइए बताते हैं कि रेनेसा अपने साथ लेकर आया साइंटिफिक रेवोल्यूशन। एंड व्हाट वाज दैट साइंटिफिक रेवोल्यूशन? साइंटिफिक रेवोल्यूशन से हमारा मतलब साइंस के डेवलपमेंट से था। साइंटिफिक रेवोल्यूशन से हमारा मतलब साइंस के डेवलपमेंट से था। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत निकोलस कोपरनिकस से हुई। मैं आपको बता दूं कि 15वीं सेंचुरी तक चर्च यह मानती थी कि धरती चपटी है। 15वीं सेंचुरी तक चर्च का यह मानना था कि धरती चपटी है, धरती यूनिवर्स के सेंटर में है और सूरज इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। बेटा, जियो का मतलब धरती होता है और हेलियो का मतलब सन होता है। समझ रहे हो बेटा? यहां पर एक बात समझो, जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब जियो का सिम नहीं होता बेटा, जियो का मतलब होता है अर्थ और हेलियो का मतलब होता है सन। अगर किसी वर्ड के शुरुआत में जियो लगा हो तो मतलब अर्थ की बात हो रही है, और अगर किसी वर्ड की शुरुआत में हेलियो लगा हो तो इसे कहते हैं सन। तो बेटा, पहले जो थियरी पॉपुलर थी उसको जियोसेंट्रिसिज्म कहा जाता था, और जियोसेंट्रिक थियरी यह कहती थी कि धरती यूनिवर्स के सेंटर में है, सूरज और बाकी के प्लैनेट्स धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और धरती बेटा चपटी है। ऐसा मानता था कैथलिक चर्च। कैथलिक चर्च वो पहले इंसान जिन्होंने बोला कि चर्च गलत बोल रही है, धरती चपटी नहीं है, धरती गोल है, और धरती यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, सूरज यानी कि सन यूनिवर्स के सेंटर में है। मतलब जो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था धरती का सेंटर में होना, उसे काउंटर किया गया हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि सूरज यूनिवर्स के सेंटर में है। सूरज यूनिवर्स के सेंटर में है। और यह बात कहने वाला इंसान कौन था? निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस वो पहले इंसान थे जिन्होंने यह बात कही कि धरती सेंटर में नहीं है, सूरज सेंटर में है। और बेटा, चर्च के खिलाफ इतनी बात करोगे ना तो चर्च पकड़ के तुमको बंबू पे बांध के जिंदा माचिस मार देगा, जला देगा। कोपरनिकस ने यह बात बोली तो चर्च को तो कोपरनिकस को जिंदा जला देना चाहिए। हां, चर्च कोपरनिकस को जिंदा जला देता अगर वो कोपरनिकस को पाते। कोपरनिकस अगर ये बोलेंगे, चर्च बोल रहा है धरती चपटी है और यूनिवर्स के सेंटर में है, कोपरनिकस बोल रहे हैं धरती गोल है और सूरज यूनिवर्स के सेंटर में है, इतना बोलने पे तो वो जिंदा जला देते कोपरनिकस को, और कोपरनिकस को ये बात पता थी। इसीलिए कोपरनिकस ने अपने जिंदा रहते अपनी किताब पब्लिश नहीं की। उन्होंने अपनी किताब को लिखा और अपने फॉलोअर्स से बोला कि जब मैं मर जाऊं तो चुपके से ये किताब पब्लिश कर देना, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा और मैंने ये कहा तो चर्च वाले मुझे जान से मार देंगे। और ये बात तय थी कि उन्हें जान से मार दिया जाता। यह किताब कोपरनिकस के मरने के बाद पब्लिश की गई, इसलिए कोपरनिकस तो नहीं मारे गए। इस किताब का 1543 में पब्लिकेशन किया गया और यहीं से माना जाता है कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। ठीक है, नाउ अभी देखो एक शाणा बनने लगा। दीप कह रहा है धरती गोल नहीं है, स्फेरिकल है। बेटा, स्फेरिकल भी नहीं है, धरती ना गोल है ना स्फेरिकल है, धरती का शेप है जियोइड। धरती का शेप जियोइड है। तो बेटा, इतना स्मार्ट नहीं बनना होता। मैं आपको ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ा रहा ना, अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा होता तो मैं कभी नहीं कहता धरती गोल है, मैं कहता धरती का शेप जियोइड है। तो मैं सिंपल बना के अपनी बात बता रहा हूं। भरोसा रखो, तुम्हारे मास्टर को सब पता है, वो जो बता रहा है वैसे पढ़ लो। मैं आपको बस चीजें आसान बना के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट स्फेरिकल, इट इज जियोइड। ठीक है, नाउ चलो, नो ऑफेंस। देखो, हमने क्या देखा कि कोपरनिकस के काम के ऊपर जो फिर काम किया गया वो जोहान्स केपलर ने किया। केपलर के बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा।
ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा केपलर के बारे में। केपलर ने बोला, मैथमेटिक्स की मदद से यह साबित किया कि सन यूनिवर्स के सेंटर में है, अर्थ और बाकी के 5 प्लैनेट्स, उस समय केवल 6 प्लैनेट्स की जानकारी थी, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये सब सर्टेन लॉज पर अपना चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सर्टेन लॉज पर चक्कर लगाते हैं। तो इसके बाद ये काम केपलर ने किया, समहाउ केपलर सर्वाइव्ड। उसके बाद आते हैं आइजैक न्यूटन। इनके सर के ऊपर सेब गिर गया। अब इनके सर के ऊपर जब सेब गिर गया तो फिर क्या हुआ, इन्होंने ग्रेविटी का लॉ डेसिफर कर दिया। इन्होंने भी केपलर के काम को आगे बढ़ाया। इन्होंने बोला ये जो हेवनली बॉडीज है ना, सन, अर्थ, मून, ये सब भगवान नहीं चला रहे, बल्कि ये सारी चीजें लॉ ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पर चल रही हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पे। अब ध्यान देना, चाहे ये कोपरनिकस हो, चाहे ये केपलर हो, चाहे ये न्यूटन हो, सब यही बोल रहे थे कि मैथमेटिक्स कहता है कि सन सेंटर में है, अर्थ नहीं। मैथमेटिक्स कहता है धरती गोल है, चपटी नहीं। और चर्च बार बार कहती है, देखा है तुमने अपनी इन आंखों से, देखा है धरती गोल है, तुमने देखा कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, अपनी इन आंखों से तुमने देखा। और ये चुप हो जाते थे, क्योंकि देखा तो किसी ने नहीं था। ये प्रॉब्लम थी, देखा किसी ने नहीं था। सब मैथमेटिक्स खेल रहे थे। मैथमेटिक्स और साइंटिफिक लॉज के जरिए साबित किया जा रहा था, देखा किसी ने नहीं था। और तभी आए गैलीलियो गैलीली, बोले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हम तुमको दिखाते हैं। आओ 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 बेटा आओ, ये देखो मैंने इन्वेंट किया है टेलीस्कोप। आई हैव इन्वेंटेड दिस टेलीस्कोप। ये रखा मैंने यहां, अब लगाओ इसमें आंख और देखो गोल है कि नहीं। चांद देखो गोल है कि नहीं, मार्स देखो गोल है कि नहीं। और देखो ये मार्स चक्कर लगा रहा सूरज का, और जैसे वो चक्कर लगा रहा उसके पीछे पीछे तुम भी जा रहे हो। देखो जरा, देखो ना, देखो देखो देखो। गैलीलियो वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार कहा कि आओ देखो अपनी आंख से। ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना कि देखा है, देखा है, देखा है, आओ दिखाते हैं तुमको, आओ 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 दिखाएं तुमको। अपनी आंख से देखो, आंख फाड़ के देखो, देखो देखो सब गोल है, देखो सब सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जो बातें अभी तक थ्योरी में थी, कोपरनिकस, केपलर और न्यूटन के, उसे गैलीलियो गैलीली ने प्रैक्टिस में रखा। उन्होंने कहा अपनी आंख से देखो। लेकिन ये बात रास नहीं आई चर्च को। चर्च बोला, अरे ये तो हेरेटिक है, ये तो धर्म विरोधी है, ये तो रिलीजन के खिलाफ काम कर रहा, पकड़ो इसको जेल में डालो। गैलीलियो गैलीली ने एक बार टेलीस्कोप से दुनिया तो देख ली, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी जेल में बीती। उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया और वो लगभग अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताते हैं। चर्च के निशाने पर आने वाले जो साइंटिस्ट थे, उसमें एक नाम माइकल सर्वेटस का आता है। माइकल सर्वेटस वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार मेडिसिन और एनाटॉमी पे काम करते हुए करेक्टली एक्सप्लेन किया कि हार्ट से लंग्स में कैसे जो ब्लड है उसका फ्लो होता है, हार्ट से लंग्स में कैसे ब्लड का फ्लो होता है। चर्च वाले कहते थे, भैया सब भगवान करते हैं, गॉड की कृपा है कि तुम्हारी धड़कनें चल रही हैं, गॉड की कृपा है कि तुम्हारी नसें फड़फड़ा रही हैं। सर्वेटस ने कहा, वो फर्जी बात नहीं भाई साहब, फर्जी बात नहीं, ये हमारे बॉडी की एनाटॉमी है। हार्ट ब्लड को पंप करता है, लंग्स तक जाता है, उसका अपना प्रोसेस है। गॉड यहां कुछ भी नहीं है, गॉड का यहां कोई काम नहीं है। उन्होंने जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट था ना कि सब कुछ गॉड करते हैं, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, इस चीज को डिनाई किया। इन्होंने कहा ये बॉडी की एनाटॉमी है जिसके बेसिस पे बॉडी काम करती है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। चर्च ने कहा, बांधो इसको, बंबू पे बांधो, बंबू पे बांधो, फालतू बात करता है, बाइबल के खिलाफ जाके बात करेगा, बंबू पे बांधो इसको, माचिस मार दो, जिंदा जला दो। माइकल सर्वेटस को स्विट्जरलैंड के जिनोवा में एक लकड़ी के टुकड़े पर बांधकर सारे पादरी और फादर्स की प्रेजेंस में जिंदा जलाया गया। लोगों ने माइकल सर्वेटस जैसे ग्रेट साइंटिस्ट को जिंदा जलते हुए देखा, उसे बांधकर जिंदा जला दिया गया। चर्च के निशाने पर जो साइंटिस्ट आए उसमें एक नाम जियोर्डानो ब्रूनो का आता है। जियोर्डानो ब्रूनो भी वही बात कह रहे थे कि धरती गोल है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। वो कोपरनिकस के बहुत बड़े फॉलोअर थे और वो काफी लंबे समय से उनकी थ्योरी पर काम कर रहे थे। और जैसे ही इस बात की खबर लगी कि जियोर्डानो ब्रूनो कोपरनिकस की थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं, चर्च ने बोला, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बाइबल में लिखा है धरती चपटी है, ये बोलेगा गोल है, बांधो इसको बंबू पे बांधो, माचिस मारो इसको, जिंदा जला दो, जिंदा जला दो।
जियोर्डानो ब्रूनो को रोम में, इटली में एक बंबू पर, एक लकड़ी के टुकड़े पर बांधकर सबकी प्रेजेंस में जिंदा जला दिया गया। चर्च के निशाने पर जो साइंटिस्ट आए वो थे माइकल सर्वेटस एंड जियोर्डानो ब्रूनो। इन्हें बंबू पे बांधा गया और जिंदा जला दिया गया। चर्च का यह आतंक था बेटा। और ऐसे आतंकी चर्च के सामने जिस इंसान ने आवाज उठाई थी वो थे मार्टिन लूथर। नाउ यू नो कि मार्टिन लूथर कितने कमाल के इंसान थे। कमाल के इंसान थे मार्टिन लूथर। So that was the concept of scientific revolution, और ये वो कॉन्सेप्ट था जिसके तहत कई सारे जो साइंटिफिक इनोवेशन थे वो एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, अब आपको बताओ, इतना समझ में आया? कुड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? समझ गए साइंटिफिक रिवोल्यूशन और ये सारा कॉन्सेप्ट? क्या ये समझे? समझ गए। वेरी डेंजरस। मेहताब अंसारी कह रहे हैं फोटो नहीं है उनका, श्राद्ध करोगे बेटा? माला चढ़ाओगे उनकी फोटो के ऊपर? क्या करोगे उनकी फोटो का? पर्स में रखोगे? करोगे क्या उनकी फोटो का? माइकल सर्वेटिस की फोटो चाहिए इनको। ठीक है, ऑल राइट, चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट। नो, द न्यू कॉन्सेप्ट विच इज हियर इज कॉल्ड एज एनलाइटनमेंट। What is this enlightenment? Let me explain it earlier. जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, अभी उसको मत लिखो, इसको आप लोग बाद में लिख लेना। ठीक है, अभी जैसे मैं कहानी सुना रहा हूं तो आपको सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है और आपको मजा भी आ रहा है। जस्ट गो विद द फ्लो। इसी फ्लो में हम लोग चलते हैं और आप इसे नोट डाउन कर लेना। जस्ट इसको समझो ताकि आप बढ़िया तरीके से समझ सको और मैं बढ़िया तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो बस इसको समझो। देखो बेटा, सबसे पहले आया रेनेसा। देखो ध्यान से, सबसे पहले था डार्क एज। डार्क एज या फ्यूडलिज्म, ये चल रहा था बेटा। इसे क्रॉस किया गया। इसे क्रॉस करके इसके काउंटर में जो आया वो था रेनेसा। और जो रेनेसा था इसमें लोग जागे, जो बहुत लंबे समय से लोग सो रहे थे ना, वो जागे। रेनेसा का बेटा दो बड़ा इफेक्ट हुआ। देयर वर टू इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ रेनेसा। और रेनेसा के जो दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट हुए उसमें एक था रिफॉर्मेशन। रेनेसा से जो हुआ उसमें एक था रिफॉर्मेशन और दूसरा था साइंटिफिक रिवोल्यूशन। दूसरा था साइंटिफिक रिवोल्यूशन। रेनेसा से निकला रिफॉर्मेशन और साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था उसे कहा गया एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? एज ऑफ रीजन। एनलाइटन का मतलब क्या है? एज ऑफ रीजन। एक ऐसा टाइम समय, एक ऐसा टाइम फ्रेम हिस्ट्री का जहां पर इंसान सिर्फ लॉजिक की बात करता था, सिर्फ वही मानता था जो लॉजिकल हो, उस चीज को नहीं एक्नॉलेज करता था जो लॉजिकल ना हो। एनीथिंग दैट डज नॉट फिट माई लॉजिक आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। ये दौर था लॉजिक का। मैं आपको बताता हूं बेटा कि टेलीविजन मेरे फादर के टाइम पर भी था, बट मेरे गांव में मुश्किल से एक दो ऐसे घर रहे होंगे जिनके पास टेलीविजन था। तो टेलीविजन तब भी था, बट दैट वाज नॉट एन एज ऑफ टेलीविजन। मैं जब आया तब आया एज ऑफ टेलीविजन। मेरे टाइम पर बेटा मोबाइल फोन था, लेकिन मोबाइल फोन कुछ एक लोगों के पास ही हुआ करता था, सबके पास मोबाइल फोन नहीं होता था। तो मोबाइल फोन मेरे पास भी था, बट दैट वाज नॉट एन एज ऑफ मोबाइल फोन। आपका जो एज है ना, वो एज ऑफ मोबाइल फोन है। आपके टाइम पर एआई है बेटा, लेकिन एआई इतना फ्रिक्वेंट नहीं है, तो आपका टाइम फ्रेम एज ऑफ एआई नहीं होगा। आप एआई जानते हैं है, लेकिन आपकी जो अगली जनरेशन होगी वो एज ऑफ एआई में होगी। समझ रहे हो ना? तो किसी चीज का होना इस बात को इंश्योर नहीं करता कि ये उसका समय है। कहते हैं ना कि तुम्हारा समय आया है, हमारा दौर आएगा। ठीक है बेटा, जैसे कहते हैं कि तुम्हारा समय आया है, हमारा दौर आएगा, तो बिल्कुल वैसे ही बात है बेटा कि रीजन तो बेटा देखो वहां पर भी था। आइडिया ऑफ रीजन, क्या
लॉजिकल है, क्या लॉजिकल नहीं है। इस चीज की शुरुआत तो देखो रेनेसा में ही हो गई थी, लेकिन एक दौर आया जब लोग सिर्फ लॉजिक की बात करते थे। उस दौर को ही एनलाइटनमेंट कहा गया। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? मेंटोस। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? मेंटोस। आप लोगों ने वो दद्दू वाला दद्दू वाला वो एड देखा है, जिसमें वो दद्दू जो है वो गधा होता है, वो बैठ जाता है और वो जो ह्यूमन होता है उसको वो ऐसे कोड़े मारता है और वो उसको ले लेके जा रहा होता है, फिर अचानक से उसको एक मेंटोस की गोली मिल जाती है, तो वो मेंटोस ऐसे खा लेता है और मेंटोस खाने के बाद आता है दिमाग की बत्ती जली। और मेंटोस खा के जो दिमाग की बत्ती जलती है ना, तो उसके दिमाग में नया आइडिया आता है और फिर वो जाके लकड़ी को काट के उसके बाद वो बनाता है पहिया, और पहिए से सारा डेवलपमेंट करता है और फिर आता है दद्दू को पकड़ता है और दद्दू को पकड़ के फिर पहिया बांधता है, बोलता है दद्दू अब तुम चलाओ। अब दद्दू को मार के फिर वो बैलगाड़ी, वो गधा गाड़ी बनाता है और चलाता है। तो जो मिंटोस का वो एड था ना बेटा, वो मिंटोस का एड ही एनलाइटनमेंट है। तो एनलाइटनमेंट क्या है बेटा? एनलाइटनमेंट का मतलब है दिमाग की बत्ती का जल जाना। इंसान का दिमाग चलने लगा था, हम पुरानी चीजों से निकलने लगे थे, लेकिन दिमाग की बत्ती किसने जलाई बेटा? दिमाग की बत्ती जलाई बेटा ये एनलाइटनमेंट ने। एनलाइटनमेंट ने बच्चा दिमाग की बत्ती जलाई, और दिमाग की बत्ती जो एनलाइटनमेंट ने जलाई ना बच्चा, जो बत्ती जलाई वहीं से आया एनलाइटनमेंट। अब देखो बेटा, क्या रीजन यानी कि लॉजिक रेनेसा में नहीं था? क्या था? ये बेटा बाद में लिखना, फिर से कह रहा हूं, लेकिन रीजन का जो है वो काफी तेजी से ग्रो किया एनलाइटनमेंट के समय में, क्योंकि ये तो दौर ही रीजन का था। रीजन की ग्रोथ रेनेसा के समय में बहुत धीमी थी। रीजन के ऊपर बात होती थी कि जो लॉजिकल है वो मानो, जो नहीं है उसको छोड़ो। लेकिन बेटा जो दौर आया एनलाइटनमेंट का, वहां पर रीजन को बहुत तेजी से ऑप्ट किया गया, बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया। समझे बात को बेटा? एनलाइटनमेंट रीजन का दौर था। एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट एक इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल मूवमेंट है। यहां पर रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग को ही इंपॉर्टेंस दी गई। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यह होता है कि हर चीज में सही और गलत को ढूंढने की कोशिश करो। हर चीज जो आपसे कही गई है उसे ज्यों का त्यों सही मत मान लो बेटा। इसी दौर में हुए बहुत सारे इनोवेशन, इसी दौर में हुए बहुत सारे इनोवेशन। दीप श्रेष्ठा, श्रेष्ठा बेटा कभी रडार पे आओगे मेरे तुम, ठीक है चलो। यहां पर देखो बेटा, हियर रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यहां पे देखो, ठीक है, रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग को काफी इंपॉर्टेंस दी गई। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को प्रमोट किया गया। कोई भी चीज जो इंपेरिकल नहीं है, इंपेरिकल का मतलब होता है जिसको लॉजिक के बेसिस पर साबित किया जा सके, समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, केवल वही चीज जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, केवल वही चीज एक्सेप्ट की जाएगी। जो चीज लॉजिकल नहीं है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये तो नहीं बता सकते कि कब शुरू हुआ ये एनलाइटनमेंट, क्योंकि इन सब चीजों की कोई फिक्स डेट होती नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं, कई सारे हिस्टोरियंस का यह मानना है कि जब वॉल्टेयर नाम के एक फिलोसोफर थे बेटा, बड़े अच्छे जो है फिलोसोफर हुआ करते थे वॉल्टेयर, ठीक है, वो एक बार ब्रिटेन गए थे 1726 में। तो उन्होंने देखा कि ब्रिटेन की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, और वो ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आकर यूरोप में लिखते हैं। तो उनका ब्रिटेन जाना और ब्रिटेन से लौट कर आना और नए आइडियाज को देखना, नए आइडियाज को तो देखना, इसी चीज को एनलाइटनमेंट की शुरुआत बताई गई। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। क्यों गए थे? मन था बेटा, घूमने गए थे, मजा आ रहा था, घूमने गए थे, मजे लेने गए थे। रीजंस फॉर एनलाइटनमेंट, क्यों आया एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट के आने के पीछे का रीजन क्या था? आखिर लोगों ने मेंटोस क्यों खाया? दिमाग की बत्ती क्यों जली? कारण पूछ रहे हैं हम आपसे, कारण बता रहे हैं हम आपको। सबसे पहले तो बेटा कैथलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ गए। मैंने आपको बताया ना कि कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स आपस में इतने ज्यादा राइवल हो गए कि एक दूसरे को मरने और मारने पर उतर आए, एक दूसरे को जान से मारने लगे। प्रोटेस्टेंट ने कुछ कैथलिक्स को उठाकर फेंक दिया एक चर्च की छत से नीचे, ठीक है, नीचे फेंक दिया। 30 ईयर वॉर, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट 30 साल तक लड़े थे बेटा, और 30 साल की इनकी लड़ाई में ना 8 मिलियन लोग मारे गए थे। 8 मिलियन का मतलब होता है बेटा 80 लाख लोग मारे गए थे। 30 साल कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स आपस में लड़े हैं, और इनकी इस लड़ाई में
80 लाख लोग मारे गए हैं, और तब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया आइडिया ऑफ गॉड को और आइडिया ऑफ वॉर को। लोग पूछने लगे कि क्या सच में भगवान होते हैं? क्या सच में भगवान के लिए इतनी लंबी लंबी लड़ाइयों को लड़ा जाना चाहिए? क्या सच में वॉर अच्छी चीज होती है? जो एट्रोसिटीज उन्होंने देखी, उसके बाद उन्होंने आइडिया ऑफ वॉर को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे एकदम ईगो में आ जाते हैं, अरे मार देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, चाइना की ऐसी की तैसी, पाकिस्तान के अंदर घुस के मार दो। आपका आइडिया ऑफ वॉर अलग है बेटा। गो टू गाजा, लुक एट दी पीपल देयर। आप कभी नहीं कहेंगे वॉर होना चाहिए। गो टू यूक्रेन, और वहां पर आप लोग उन फैमिलीज को देखिए जो उस वॉर टॉर्न एरिया में है। उन बच्चों को देखिए, उन विमेन को देखिए, उन बुजुर्गों को देखिए जो उस वॉर की सिचुएशन में है। उनको देखिए जो अपना घर छोड़कर भागे थे, फिर उनसे कहा गया ट्रूस हो गया, ट्रूस हो गया, अब लड़ाई नहीं होगी, अपने घर वापस लौट जाइए। वो सब खुशी मनाते हुए अपने घर को वापस गए। और फिर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, यह बोलकर कि वहां पर आतंकवादी अभी भी छुपे हुए हैं। 104 लोग मारे गए। ये लोग खुशी खुशी अपने घर वापस आए थे, इस उम्मीद में कि अब पीस हो चुकी है, वो एक शांति की जिंदगी जी पाएंगे। वॉर अच्छी चीज नहीं होती बेटा। वॉर केवल तब तक अच्छी होती है जब तक आप उस वॉर के बीच में फंसे ना हो, जब तक आप उस वॉर के बीच में ना हो। दिस इज द सिनेरियो। यहां पर लोगों ने आइडिया ऑफ वॉर को क्वेश्चन करना शुरू किया। दे स्टार्टेड आइडिया ऑफ वॉर। यहां पर हम ये नहीं डिस्कस कर रहे इजराइल गलत है या हमास गलत है, फिलिस्तीन गलत है। वी आर नॉट डिस्कसिंग कि रशिया गलत है, यूक्रेन गलत है। हम डिस्कस कर रहे हैं वॉर गलत है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट वॉर। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट कंट्रीज। वी आर डिस्कसिंग अबाउट आइडियाज। ठीक है। फिर रेनेसा आया। रेनेसा अपने साथ रिफॉर्मेशन लेकर आया, साइंटिफिक रिवोल्यूशन लेकर आया, तो इसने एनलाइटनमेंट को जन्म दिया। फिर एक आइडिया आया बेटा मर्केंटलिज्म का। मर्केंटलिज्म का ये जो आइडिया था, मर्केंटलिज्म का ये जो आइडिया था बेटा, दिव्या बेटा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ऐसे ही मुझे मजा आ रहा है, तुम भी ऐसे ही पढ़ो, लिखो घर पे जाके, ठीक है। मर्केंटलिज्म के आइडिया में जो मर्चेंट था वो एकदम सेंटर में आ गया, वो एकदम सेंटर में आ गया, और ट्रेड का राइज हुआ। देयर वॉज राइज ऑफ ट्रेड, देयर वॉज राइज ऑफ ट्रेड। यहां पर बेटा कोलोनाइजेशन की शुरुआत हुई। जब ट्रेड बढ़ा तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनी। इसी ट्रेड के बढ़ने में यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, वो इंडिया आई, और इंडिया आकर उसने भारत को गुलाम बना लिया। तो मर्केंटलिज्म में जब मर्चेंट का दबदबा बना इकोनॉमी में, मर्चेंट का दबदबा इकोनॉमी बना तो ट्रेड बढ़ा, ट्रेड बढ़ा तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, उन्होंने जाके दूसरे देशों को गुलाम बनाया, और जब उन्होंने गुलाम बनाया तो फिर नए आइडियाज एनलाइटनमेंट के वहां पर भी फैले। एक मिडिल क्लास का राइज हुआ बेटा। मिडिल क्लास के राइज से हमारा क्या मतलब है? मिडिल क्लास के राइज से मतलब है कि कुछ लोग अमीर होते थे, कुछ लोग गरीब होते थे, बीच में कोई नहीं होता था। फिर एक मिडिल क्लास आया जो थोड़ा बहुत रोजी रोटी कमा रहा था, मेहनत कर रहा था, तो एक मिडिल क्लास का राइज हुआ, और ये नए आइडियाज के फ्लैग बियरर बन गए। हमने देखा कि चर्च और पोप की एट्रोसिटीज दिन ब दिन बढ़ने लगी। चर्च और पोप की एट्रोसिटीज दिन ब दिन बढ़ने लगी, और वो एक आइडिएशनल अल्टरनेटिव खोजने लगे। आइडिएशनल, ये जो वर्ड है ना आइडिएशनल, ये बना है एक वर्ड आइडिया से। आइडिया से जब चर्च और पोप तबाही मचाने लगे ना, तब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि भाई क्या कोई नया आइडिया है क्या जो इनको काउंटर कर सकता है, और यहां पर ये जो नया आइडिया है वो निकल कर आया। ये जो नया आइडिया है वो यहां पर निकल कर आया कि भाई हम एनलाइटनमेंट को फॉलो करेंगे। विल फॉलो एनलाइटनमेंट, वी विल फॉलो एनलाइटनमेंट आइडिया। तो एक आइडिएशनल अल्टरनेटिव यहां पर क्रिएट हुआ। ये रेनेसा के आने का कारण था। रेनेसा अपने साथ क्या लेकर आया बेटा? सबसे पहले रेनेसा अपने साथ लेकर आया रीजन। रीजन का मतलब क्या था बेटा? रीजन का मतलब था कि जो चीज लॉजिकल है उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो लॉजिकल नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
Which is something logical will be accepted, which is not logical will not be accepted. रीजन ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव कर सकता है और सोचने का यही सबसे सही तरीका है। बेटा यहां पर आया स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउट। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउट। ठीक है, कोई भी चीज जो आपके सामने आ रही है उसके ऊपर डाउट करो। अभी कोई है और वो पूछ रहा है कि रिया तुम मुझसे दोस्ती करोगी? डाउट करो, क्यों करनी है इसको दोस्ती? यूपीएससी की क्लास में आकर ये दोस्ती क्यों करना चाहता है? वो कह रहा है कि रिया तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तुम्हारा कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? आप डाउट करो, क्या है इसका इंटेंशन? कोई पूछ रहा है कि टेलीग्राम आईडी अपनी बता दो, क्यों मांग रहा है ये टेलीग्राम आईडी? क्या करेगा ये टेलीग्राम आईडी का? ये तो यहां यूपीएससी की तैयारी करने आया है ना, तो फिर इसको टेलीग्राम आईडी से क्या लेना देना है और इसको क्या करना है टेलीग्राम आईडी का? डाउट करो, किसी भी चीज को एक्सेप्ट मत करो, डाउट करो, क्योंकि जब डाउट करोगे ना बेटा तब आप सच तक पहुंचोगे। अगर रिया डाउट नहीं करेंगी तो टेलीग्राम आईडी दे देंगी, लेकिन अगर रिया डाउट करेंगी तो समझ जाएंगी कि आखिर इसको क्या मतलब है कि मैं कौन से क्लास में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, कौन सा इसको काम है, मेरी टेलीग्राम आईडी से क्या काम करना है, ये अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है यहां आके, इसका क्या इंटेंशन है? इसका इंटेंशन जरूर से कुछ खराब है, इसका इंटेंशन खराब है, ये सही आदमी नहीं है, ये सही आदमी नहीं है। जब आप डाउट करते हैं ना, ठीक है, जब आप डाउट करते हैं तब आप सही तथ्य तक, सही फैक्ट तक पहुंचते हैं। डाउट करना आपको सच तक लेकर जाता है। पहले हम डाउट नहीं करते थे, जो कुछ भी पूछा जाता था हम उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते थे, हम उसे चुपचाप मान लेते थे, हम उसे चुपचाप मान लेते थे। क्यों? स्केप्टिसिज्म का दौर शुरू हुआ, हम डाउट करने लगे, और जब हम डाउट करने लगे तो हम सच तक पहुंचने लगे। और मेरे पे तो डाउट कर मत लेना, सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा, नरक में जाओगे, समझ रहे हो ना? ठीक है, नाउ हैव अ लुक। रिलीजियस टॉलरेंस, ये मानना कि भाई अगर क्रिश्चियनिटी है तो इस्लाम हो सकता है। कैथलिक्स हैं तो प्रोटेस्टेंट्स हो सकते हैं, बुराई क्या है? दो रिलीजन्स एक साथ एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? एक दूसरे के रिलीजन को एक्सेप्ट करो, मानो, एक दूसरे के रिलीजन को एक्सेप्ट करो और मानो। नाउ लिबर्टी लेकर आया इंडिविजुअलिज्म को, लिबर्टी लेकर आया इंडिविजुअलिज्म को। और ह्यूमन फ्रीडम को। इकोनॉमी में कैपिटलिज्म का जन्म हुआ और लोग पैसे पर फोकस करने लगे। हालांकि कुछ लिमिटेशंस थी यहां, देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस। slavery which was a very inhuman form, slavery was a very inhuman form of human existence. It was against humanism, it was against human dignity. Still, most of the philosophers never rejected slavery outrightly. Women were always considered as inferior gender. Even the greatest Enlightenment philosophers did not
cared about them. Reason. Reason was stressed upon a lot and a lot. इतना ज्यादा रीजन पर, लॉजिक पर जोर दिया गया that human emotions were ignored. पीजेंट्री को इग्नोर किया गया, किसी ने भी किसानों की परवाह नहीं की. जो रिफॉर्म्स किए गए वो ज्यादातर कल्चरल थे. पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कुछ खास नहीं हुए. ये लिमिटेशंस थी रेनेसा की. These were the limitations of Renaissance. These were the limitations of Renaissance. बेटा मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजें रीड आउट करो चैप्टर नंबर 3 में, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू करेंगे. चैप्टर नंबर 3 में लास्ट में कुछ चैप्टर नंबर 3 ट्रांजिशन टू मॉडर्निटी. इसमें मैं ज्यादातर बातें आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन कुछ कॉलोनीज के स्टैब्लिशमेंट का यहां पर बताया गया है जो बहुत ज्यादा हमारे लिए रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा रीड आउट करो. बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको इस टॉपिक में समझा दिए हैं, लेकिन कुछ चीजें चाहता हूं मैं कि आप पढ़ लो, बस रीड आउट कर लो, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर सकूं. ठीक है. और मैं जो चाहता हूं कि आप पढ़ो, कोपरनिकन रेवोल्यूशन में आपको बता चुका हूं, रीडिंग द यूनिवर्स में आपको बता चुका हूं, यूरोपियन रेनेसा में आपको बता चुका हूं, एंड सिविक नेशनलिज्म वगैरह, वेस्टर्न कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म छोड़ दो अभी, इसको टाइमलाइन देख लेना अपने हिसाब से. अभी तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा, इतना डिटेल आपको जाना भी नहीं है. डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल, यहां से यूरोपियन इंपीरियलिज्म में नॉर्थ अमेरिका में फिर नेटिव पीपल आएंगे. उसके बाद एनकाउंटर विद यूरोपियन, म्यूचुअल परसेप्शन. ठीक है. इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ कनाडा, गोल्ड रश एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. ऑस्ट्रेलिया का यहां पर दिया गया है थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया का कोलोनाइजेशन कैसे हुआ, विंड्स ऑफ चेंज. देन चाइना, जापान के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, जापान में मेजी रिस्टोरेशन का थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ है. एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, एग्रेसिव नेशनलिज्म. एंड दिस इज हाउ, यहां पर ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा चाइना के बारे में दिया हुआ है, रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो यहां पर बेटा कुछ देशों की कहानी है, आप बस इन देशों की, स्टोरी ऑफ ताइवान की कहानी है, स्टोरी ऑफ कोरिया की कहानी है. यहां पर कुछ देशों की बेटा कहानी दी हुई है, जापान, चाइना. ठीक है. तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यहां पर कुछ देशों की कहानी दी गई है. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू, वो कॉन्सेप्ट मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को, जो कई सारी कंट्रीज की कहानी है ना नॉर्थ अमेरिका से, यहां से एक बार रीड आउट कर लो. जस्ट रीड इट आउट, एक बार इसको पढ़ लो, क्योंकि समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये बातें हमारे लिए उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है. जो सिग्निफिकेंट बातें थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. ये चीजें मैं बस चाहता हूं इन देशों की कहानियां पढ़ लो, जापान, चाइना, ताइवान. अब मैं ये कहानी बताने बैठूंगा तो कॉन्सेप्ट मिस होंगे. ठीक है. आई जस्ट वॉन्ट यू टू रीड दिस स्टोरी, बस आप इसको पढ़ लेना. डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल, यूरोपियन इंपीरियलिज्म. हाँ, यहां पर देखो बेटा, एक है पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 है बेटा, और पेज नंबर 72 में यहां से कहानी शुरू होती है नॉर्थ अमेरिका की. नॉर्थ अमेरिका, पेज नंबर 72 पर लिखा है नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका के बाद 72 से 103, यहां पर कुछ कंट्रीज की कहानी दी गई है बेटा. नॉर्थ अमेरिका की कहानी है 72 के बाद 104 तक. एनसीईआरटी वाला में रीड आउट करना है बेटा, सिंपल रीडिंग लगानी है. समझ में आया तो सही, नहीं समझ में आया तो सही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. जस्ट रीड इट आउट वंस, ताकि मैं कल से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर सकूं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. तो आप जो है इस केवल कंट्रीज की कहानी पढ़ लो, चाइना के बारे में पढ़ लो, जापान के बारे में पढ़ लो, कोरिया के बारे में पढ़ लो. ठीक है, कोरिया के बारे में पढ़ लो. नीतीश बेटा, यू आर गोइंग टू गेट ब्लॉक्ड, आपको मैं ब्लॉक करवा रहा हूं. ठीक है नीतीश, नीतीश नाम के बच्चे को ब्लॉक कर दीजिए परमानेंटली. ठीक है.
तो नीतीश नाम के बच्चे को मैं ब्लॉक करवा रहा हूं एंड ही विल बी ब्लॉक परमानेंटली, ही विल नॉट बी एबल टू मैसेज। कोई भी इनडिसेंट और फालतू मैसेज यहां पे टॉलरेबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू कि यहां पर जो है नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका के बाद आपको एक ओवरव्यू लेना है, इसको एक बार आप पढ़ लो, जस्ट रीड इट वंस, रीड इट वंस, ठीक है, ठीक है, रीड इट वंस। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ, सिर्फ एक बार रीड करना है, नोट्स नहीं बनाना, इसका नोट्स नहीं बनाना, जस्ट रीड करना है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।